आज के इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर के हिंदी अनुवाद के कुछ अंश देख रहे हैं। जैसा नाम से लगता है, किताब का लक्ष्य है वो ज्यादा सोचने की आदत जिसमें हम फंस जाते हैं कई बार, उस पर काबू पाना और जीवन में कुछ असल में करने के लिए, जिसे लेखक एक्शन बायस कहते हैं, वो डेवलप करना। हमारे पास किताब के कुछ अनुवादित हिस्से हैं और मकसद है इन आइडियाज को समझना, देखना कि कैसे ये टालम टोल और वो जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोचते सोचते जम जाना, इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। ये उन सब के लिए है जो कभी जानकारी के बोझ तले दब जाते हैं या किसी गोल पर अटक गए हैं और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब शुरू होती है इसी प्रॉब्लम से, ओवर थिंकिंग, मतलब वो बेवजह की चिंता और एनालिसिस जिसमें दिमाग खपता है, एनर्जी जाती है, पर होता कुछ नहीं। बिल्कुल, और इसे टेक्निकल भाषा में एनालिसिस पैरालिसिस कहा गया है। ये वो हालत होती है ना, जब किसी काम के बारे में इतना ज़्यादा सोच लिया, इतना विश्लेषण कर लिया कि आखिर में कुछ करते ही नहीं। इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं, जैसे कहीं गलती ना हो जाए, या फिर हमेशा परफेक्ट प्लान चाहिए, या इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता कि चुने क्या। नतीजा, वो आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और सबसे ज़रूरी, असल में काम करके जो सीखने को मिलता है ना, जो कैपेबिलिटी बनती है, उसका मौका ही नहीं मिलता। हाँ, ये दिलचस्प है। कई बार लगता है कि ज्यादा सोचने से, एनालिसिस से हम सेफ रहेंगे, गलतियों से बच जाएंगे, पर लेखक कहता है कि ये बस एक वहम है। आप सोचते रहो, प्लान बनाते रहो, पर जब तक कुछ करोगे नहीं तो कुछ बदलेगा नहीं। मतलब अंतहीन सोच से बस एक चीज पक्की है, ठहराओ, प्रोग्रेस नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहे, सारी किताबें पढ़ ले, नियम रट ले, पर स्टीयरिंग व्हील पर कभी बैठे ही नहीं। ज्ञान बहुत है पर स्किल जीरो। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और देखिए, इस पैरालिसिस का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती सोचना बंद करें, क्योंकि मजे की बात यह है कि सोचना बंद कैसे करें, ये सोचने में भी हम और सोचने लगते हैं। तो इसके बजाय लेखक का सुझाव है कि हम अपना नेचुरल रिएक्शन बदलें। कोई भी चैलेंज या काम आए तो पहली प्रतिक्रिया सोचना नहीं, कुछ करना हो। अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को एनालिसिस से एक्शन पे लाना है। और यहीं पर किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो आता है एक्शन बायस डेवलप करना। पूर्वाग्रह शब्द थोड़ा भारी है, पर मतलब सीधा है, काम करने की तरफ झुकाव रखना। यानी डाउट हो कि करें या ना करें तो करने को प्रेफरेंस दें। एक ऐसी आदत बनाना कि किसी भी सिचुएशन में पहला रिएक्शन एक्शन हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। हाँ, और ये जो पारंपरिक सोच है ना, उसको ये चैलेंज करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम काम करेंगे, लेकिन हॉलिन्स कहते हैं कि ये इक्वेशन उल्टा है। एक्चुअली काम करने से मोटिवेशन आता है। प्रेरणा का इंतजार करना वो भरोसेमंद नहीं है, वो तो फीलिंग्स की तरह है, आती जाती रहती है। पर एक्शन लेना एक चॉइस है, एक फैसला, और जब हम छोटा सा भी कदम उठाते हैं ना, तो वो अपने आप आगे की गति बनाता है, एक साइकोलॉजिकल स्पार्क की तरह। लेकिन क्या इसमें वो जल्दबाजी या बिना सोचे समझे काम करने का खतरा नहीं है? मतलब ये एक्शन बायस हमें जरूरी एनालिसिस से रोक तो नहीं देगा? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ एक्शन बायस का मतलब लापरवाही या अंधाधुंध कूद पड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वो जो बेवजह अंतहीन एनालिसिस का जाल है ना, उससे बाहर निकलना। जाहिर है कुछ सिचुएशंस में गहरी सोच, प्लानिंग जरूरी है, पर हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जहां सोच एक बहाना बन जाती है काम टालने का। तो एक्शन बायस का मतलब है, भाई ठीक ठाक जानकारी मिल गई, अब आगे बढ़ो, हिचकिचाओ मत। और साइकोलॉजिकली देखें तो जब हम कुछ करते हैं, चाहे छोटा सा ही, तो हमें लगता है हाँ हम कुछ कर सकते हैं। वो एहसास डोपामाइन रिलीज करता है, अच्छा लगता है, और आगे काम करने का मन करता है। तो एक्शन खुद ही मोटिवेशन बन जाता है। ये बात समझ में आई। और इसे करने के लिए किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। जैसे एक छोटा सा कदम भी मोमेंटम बना सकता है। मान लीजिए किसी को रोज दौड़ने जाना है पर आलस आ रहा है, सिर्फ जूते पहन लेना, यह भी एक एक्शन है जो दिमाग को सिग्नल देता है। या कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी है तो बस पहला सेंटेंस लिख लेना। किताब में इसी से जुड़ा 5 मिनट का नियम है। हाँ, 5 मिनट का नियम, ये बहुत पावरफुल है। सिद्धांत सिंपल है, कोई भी काम जो मुश्किल लगे, बोरिंग लगे या मन न करे, बस खुद से कहो कि सिर्फ 5 मिनट करूंगा या करूंगी। अक्सर होता क्या है कि काम शुरू करने में ही सबसे ज्यादा मेंटल रेजिस्टेंस होता है। एक बार आप 5 मिनट उसमें लग गए तो वो जो शुरुआती जड़ता होती है ना, इनर्शिया, वो टूट जाती है।
मोमेंटम बन जाता है हाँ। और फिर काम जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ। कई बार तो आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा कर लेते हैं। ये उस पहली सबसे बड़ी रुकावट को पार करने का तरीका है। और ये परफेक्शनिज्म वाली जो प्रॉब्लम है उससे भी जुड़ा है ना। हाँ। एक बार हम शुरू ही नहीं करते क्योंकि लगता है कि शुरुआत एकदम परफेक्ट हो। हाँ। पहली कोशिश ही बेस्ट हो। बिल्कुल। परफेक्शनिज्म तो एनालिसिस पैरालिसिस का बहुत बड़ा कारण है। उत्तम शुरुआत की तलाश हमें रोक देती है। इसीलिए किताब कहती है, जानबूझकर अपने शुरुआती स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करो। ठीक ठाक है, गुड इनफ वाला सिद्धांत अपनाओ। लक्ष्य ये हो कि जल्दी से जल्दी एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट या MVP बना लें। MVP मतलब किसी चीज का पहला काम चलाऊ वर्जन। बस जरूरी चीजें हों, बाद में बेहतर बना लेंगे। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उसका बस होना जरूरी है। हाँ, किताब में एक फ्रेज है, शिप इट इम्परफेक्टली। मतलब चीज अपूर्ण है तो भी उसे जारी कर दो। पहला ड्राफ्ट हो, प्रोटोटाइप हो, कोई स्केच हो, ले आओ दुनिया में। एक बार कोई चीज सामने आ जाती है ना, तो उसे सुधारना, उस पर फीडबैक लेना, वो सब आसान हो जाता है, बजाय इसके कि महीनों सोचते रहो कि परफेक्ट कैसा होगा। और इसी से जुड़ी एक और टेक्निक है, बड़े कामों को एकदम छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना। अगर गोल है एक नॉवेल लिखना, तो ये बहुत बड़ा डरावना लगता है। पर अगर पहला स्टेप हो आज सिर्फ 100 शब्द लिखना या एक कैरेक्टर का बस रफ स्केच बनाना, ये ज्यादा मुमकिन लगता है। किताब में उदाहरण था बढ़िया पेंटिंग बनाना की जगह सिर्फ 5 मिनट डूडल बनाना। ये छोटे कम रिस्क वाले एंट्री पॉइंट न सिर्फ शुरू करना आसान बनाते हैं, बल्कि हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, यही कॉन्फिडेंस आगे की प्रेरणा बनता है। ये सब सुनने में तो बढ़िया है, एक्शन लो, छोटे स्टेप्स लो, लेकिन असल जिंदगी में वो जो फेल होने का डर है, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। लोग एक्शन लेने से इसीलिए भी कतराते हैं ना, कि कहीं फेल ना हो जाए। किताब इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये एक मेन मुद्दा है जिसे किताब एड्रेस करती है। फेलियर का डर शायद ओवरथिंकिंग और एक्शन न लेने का सबसे बड़ा कारण है। किताब कहती है कि हमें रिस्क के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। यहाँ जोर कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर है, न कि लापरवाही पर। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब आप समझते हैं कि नेगेटिव क्या हो सकता है, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि फायदे ज्यादा हैं या एक्शन न लेने का नुकसान ज्यादा है। और सबसे जरूरी बदलाव जो करना है वो है फेलियर को देखने का नजरिया। फेलियर को पर्सनल हार या अपनी काबिलियत पर सवाल मानने के बजाय उसे डेटा का एक जरूरी सोर्स समझना चाहिए। फेलियर को डेटा मानना, ये थोड़ा और समझाएंगे। जरूर। सोचिए, हर बार जब आप कोशिश करते हैं और वो सफल नहीं होती, तो आपको क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन। आपको पता चलता है कि क्या काम नहीं करता, किन चीजों से बचना है, अगली बार क्या अलग करना है। बिना एक्शन लिए, बिना कोशिश किए ये डेटा कभी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ सोचते रहेंगे। तो हर फेलियर एक फीडबैक लूप है जो आपको अगला कदम बेहतर बनाने में मदद करता है। एक्शन नहीं तो डेटा नहीं, डेटा नहीं तो लर्निंग नहीं, और लर्निंग नहीं तो ग्रोथ नहीं। इस नजरिए को अपनाने के लिए किताब माइक्रो रिस्क्स लेने का सुझाव देती है। माइक्रो रिस्क मतलब छोटे छोटे खतरे उठाना। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे छोटे कम असर वाले काम या फैसले होते हैं जिनमें फेल होने का खतरा बहुत कम होता है या जिसके नेगेटिव नतीजे सीरियस नहीं होते। जैसे किसी मीटिंग में अपनी एक छोटी सी राय रख दी, भले ही आप श्योर ना हो, या कोई नया सॉफ्टवेयर टूल ट्राई कर लिया, या किसी कलीग से मदद मांग ली। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमारे रिस्क लेने की मेंटल मसल को मजबूत करते हैं। जब हम देखते हैं कि छोटे रिस्क लेने से दुनिया खत्म नहीं होती, तो हम धीरे धीरे बड़े ज्यादा जरूरी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। ये कॉन्फिडेंस और वो क्या कहते हैं, लचीलापन, रिजिलियंस बनाने का एक सेफ तरीका है। ये वाकई एक अलग नजरिया है फेलियर और रिस्क को देखने का। अच्छा, अब कुछ और टूल्स की बात करते हैं। एक बड़ा अनोखा आइडिया है न करने वाली सूची, डोंट डू लिस्ट बनाने का। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, पर ये न करने वाली क्या चीज है? ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा करने के लिए टू डू लिस्ट में और चीजें जोड़नी है, लेकिन न करने वाली सूची का सिद्धांत कहता है कि कई बार ज्यादा जरूरी ये तय करना होता है कि हमें क्या नहीं करना है। ये उन आदतों, कामों या विकर्षणों को पहचानने और जानबूझकर छोड़ने के बारे में है जो हमारा टाइम, एनर्जी और ध्यान बर्बाद करते हैं और हमें अपने असली लक्ष्यों से दूर
दूर ले जाते हैं। जैसे आपकी न करने वाली सूची में हो सकता है सुबह उठते ही ईमेल चेक नहीं करना, या बिना एजेंडा वाली मीटिंग में नहीं जाना, सोशल मीडिया पर दिन में 30 मिनट से ज्यादा नहीं बिताना, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाँ नहीं कहना जो मेरे मेन गोल से मैच नहीं करते। तो ये एक तरह से अपनी एनर्जी और फोकस बचाने का तरीका है, उन चीजों को हटाकर जो जरूरी नहीं है। इससे फिर जरूरी कामों के लिए अपने आप जगह बन जाती है। बिल्कुल, ये प्रायोरिटी तय करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है। ये तय करके कि आप क्या नहीं करेंगे, आप अनजाने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, उसे रोकते हैं। इसमें अक्सर दूसरों की रिक्वेस्ट को ना कहना सीखना भी शामिल है, जो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, पर अपने गोल्स पर टिके रहने के लिए जरूरी है। इसी तरह की एक और लिस्ट है बर्नर सूची। हाँ, ये क्या है और ये न करने वाली से कैसे अलग है? बर्नर लिस्ट का मकसद अलग है। ये उन आइडियाज या कामों के लिए एक तरह की टेम्पररी पार्किंग जगह है, जो आपके दिमाग में अचानक आते हैं, पर वो ना तो तुरंत जरूरी है, न ही आपके अभी के फोकस का हिस्सा है। जैसे काम करते हुए अचानक याद आया कि वो पुरानी किताब पढ़नी थी, या कोई नया ऑनलाइन कोर्स देखना था, या किसी दोस्त को कॉल करना था। इन विचारों को अगर दिमाग में ही रखेंगे तो वो आपकी मेंटल एनर्जी खाते रहेंगे, आपको भटकाएंगे। बर्नर लिस्ट पर इन्हें तुरंत लिख लेने से आपका दिमाग खाली हो जाता है। तो ये किस्म का ब्रेन डंप है, ताकि दिमाग साफ रहे। हाँ, कह सकते हैं। पारंपरिक टू डू लिस्ट की तरह बर्नर लिस्ट में लिखी हर चीज को पूरा करने का कोई प्रेशर या इरादा नहीं होता। ये बस उन विचारों को पकड़ने की जगह है। आप इसे रेगुलरली रिव्यू कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में। तब आप तय कर सकते हैं कि क्या कोई आइटम अब जरूरी है और उसे असली टू डू लिस्ट में डालना है, या वो अब भी गैर जरूरी है और उसे हटा देना है। इसका मेन फायदा है मेंटल क्लटर कम करना और अभी के काम पर फोकस बनाए रखना। ये दोनों लिस्ट ना करने वाली और बर्नर काफी यूजफुल लग रही हैं रोजमर्रा में फोकस रखने के लिए। अब बड़े गोल्स और थोड़े कॉम्प्लेक्स फैसलों के बारे में क्या, जहां सिर्फ एक छोटा कदम उठाना या कुछ ना करना काफी नहीं होता। किताब इसके लिए सुपर स्ट्रक्चर निर्णय मॉडल का सुझाव देती है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा भारी है, पर सिद्धांत काफी सीधा है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है आपके जीवन की नींव, आपके कोर वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स। ये मॉडल कहता है कि बड़े फैसले लेने से पहले आपको अपने जीवन का ये सुपर स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। यानी आपके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, हेल्थ, फैमिली, करियर ग्रोथ, क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बार जब आपके ये 3-5 मेन पिलर क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हर बड़े ऑप्शन या मौके को इस सुपर स्ट्रक्चर के फिल्टर से गुजारें। यानी ये पूछना कि क्या ये ऑप्शन मेरे कोर वैल्यू या गोल से अलाइन होता है या नहीं। एग्जैक्टली। अगर कोई काम, प्रोजेक्ट या फैसला आपके डिफाइंड सुपर स्ट्रक्चर के किसी भी मेन पिलर को सीधे तौर पर सपोर्ट नहीं करता या उसे आगे नहीं बढ़ाता, तो शायद वो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। उसे ना कहना या छोड़ना आसान हो जाता है। और अगर कोई ऑप्शन आपके एक या ज़्यादा कोर वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, तो वो प्रायोरिटी बन जाता है। ये मॉडल वो अंतहीन फायदे नुकसान की लिस्ट बनाने के बजाय डिसीजन मेकिंग को उस पर फोकस करता है जो आपके लिए वाकई मायने रखता है, आपको भटकने से बचाता है। ये तो एक तरह से फैसले लेने के लिए अपना पर्सनल कंपास बनाने जैसा है। बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल, मान लीजिए हमने एक्शन बायस अपना लिया, छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, लिस्ट बना ली, लेकिन इस माइंडसेट को बनाए कैसे रखें? आदतें बनाना और बनाए रखना मुश्किल होता है, खासकर जब आलस आए या ध्यान भटके। ये सच है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना चैलेंज है। किताब इसके लिए कुछ मेंटल स्ट्रैटेजीज बताती है। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि जब आपका दिमाग आपको एक्शन लेने से रोकने के लिए बहाने बनाए, जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, या ये कल कर लूंगी, या बस 5 मिनट सोशल मीडिया देख लूं, तो उस विचार से बहस करने में एनर्जी वेस्ट ना करें। उस विचार को स्वीकार करें। हाँ, ये सच है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ कल करने का विचार आ रहा है, और फिर बिना और सोचे तुरंत अपनी बॉडी को एक्शन की तरफ मोड़ें। मतलब मेंटल डिबेट में उलझने के बजाय फिजिकली पहला कदम उठा लें, चाहे कुर्सी से उठना हो या कंप्यूटर पर फाइल खोलना। एक्शन को विचार पर हावी होने दें। यानी दिमाग की आपत्तियों को मान लो, पर उन पर अमल मत करो। सटीक। और इसके साथ ही किताब माइक्रो बोर्डम यानी हल्की ऊब को मैनेज करना सीखने की बात करती है। यह आजकल बहुत रेलेवेंट है। माइक्रो बोर्डम, ये थोड़ा और समझाएंगी? आजकल हम लगातार स्टिम्युलेशन के आदी हो गए हैं।
फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, अंतहीन जानकारी। इसके कारण थोड़ी सी भी बोरियत या खालीपन हमें अनकंफर्टेबल लगता है और हम तुरंत फोन उठाकर या कुछ और करके उस बोरियत से बचना चाहते हैं। माइक्रो बॉर्डम मैनेज करने का मतलब है जानबूझकर थोड़ी बहुत बोरियत या खालीपन को सहना सीखना। जैसे अगर आप लाइन में खड़े हैं तो तुरंत फोन निकालने के बजाय बस खड़े रहें, अपने विचारों के साथ रहें। या अगर आप किसी काम पर फोकस कर रहे हैं और थोड़ा बोर फील करते हैं तो तुरंत ब्रेक लेने या ध्यान भटकाने के बजाय उस फीलिंग के साथ कुछ देर टिके रहें। और इससे फायदा क्या होगा? ऐसा करने से धीरे धीरे आपका फोकस करने की जो मसल है ना, वो मजबूत होती है। आप बाहरी स्टिम्युलेशन पर कम डिपेंडेंट होते हैं और अपने काम पर ज्यादा देर टिक पाते हैं। ये डीप वर्क के लिए जरूरी है। ये आपको हर छोटी मोटी असुविधा से भागने के बजाय उसे सहने और अपने लक्ष्य पर बने रहने में मदद करता है। और इन सब तकनीकों के कोर में कंसिस्टेंसी का महत्व है ना? किताब शायद यही कहती है कि छोटे लगातार उठाए गए कदम बड़े कभी कभार किए जाने वाले विशाल प्रयासों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक्शन बायस कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि बार बार करने से बनी एक आदत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे एक्शन का कंपाउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट में होता है। मोमेंटम का हर छोटा एक्शन पिछले एक्शन पर बनता है। हर बार जब आप 5 मिनट रूल फॉलो करते हैं या एक माइक्रो रिस्क लेते हैं या अपनी न करने वाली सूची पर टिके रहते हैं, तो आप न सिर्फ उस पल में प्रोग्रेस करते हैं, बल्कि आप उस आदत को भी मजबूत करते हैं। बड़ा बदलाव अक्सर किसी एक बड़े ड्रामेटिक फैसले से नहीं आता, बल्कि लंबे समय तक लगातार किए गए छोटे असरदार कामों के जमा होने से आता है। धीमी, स्थिर प्रगति जो समय के साथ कमाल के नतीजे दे सकती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर का मेन मैसेज यही लगता है कि बदलाव और प्रोग्रेस का असली इंजन वो सही प्लान या सही मूड या मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे एक्शन लेना है। हमने बात की एनालिसिस पैरालिसिस की, एक्शन बायस की, वो एक्शन मोटिवेशन लूप की, यानी काम से मोटिवेशन आता है ना कि उल्टा। शुरुआत के लिए स्टैंडर्ड्स कम करने और MVP बनाने की, 5 मिनट के नियम की, फेलियर को डेटा या फीडबैक की तरह देखने की, और फोकस के लिए न करने वाली सूची और बर्नर सूची जैसे प्रैक्टिकल टूल्स की। हाँ, और ये सारी बातें उन सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है जो कभी ऐसा महसूस करते हैं कि वो जानते तो हैं कि क्या करना चाहिए पर कर नहीं पाते, जो जानकारी और इरादों के बीच की खाई में अटके हुए हैं। जैसा किताब के बारे में कहा गया है, ये उन लोगों के लिए रॉकेट फ्यूल की तरह हो सकती है जो जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी सोच को अमल में बदला जाए। मतलब जानना, नोइंग, और करना, डूइंग, के बीच का गैप कैसे भरें। ये करने के बारे में है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने माइक्रो रिस्क की बात की। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए सोचिए कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा, शायद बिल्कुल मामूली सा लगने वाला कदम है जो किसी ऐसे गोल या प्रोजेक्ट के लिए आज उठाया जा सकता है जिस पर आप अटके हुए हैं। लक्ष्य उसे पूरा करना नहीं है, लक्ष्य सिर्फ वो शुरुआती हिचक तोड़ना है, वो पहला छोटा सा एक्शन लेना है। वो एक कदम क्या हो सकता है?